गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्याविद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में आवश्यक पोषक तत्व। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर सट्टा है, जिसमें कुछ तत्वों के बारे में, उनके कार्य तथा कमी के लक्षणों के बारे में आपने स्टडी की थी। इससे साथ और दे रखे उनको एक एक तत्वों को सुन लेना नेसेसरी। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी आपको दो तत्व आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, या दो कमियां बताओ, दो कार्य बताओ, या उनके दो का तुलनात्मक क्या क्या उपयोग रहता है पदों में। कोई भी आपके दो फैक्टर आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। तो एक एक तत्व को अपन को स्टडी करना नेसेसरी हो जाता है। तो देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जिंक। आज अपन स्टडी करेंगे जिंक, कॉपर व बोरॉन, तीन एलिमेंट को अपन स्टडी करेंगे। देखिए जिंक, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जस्ता। क्या बोलते हैं, जस्ता। इसका संकेत क्या है, Zn। ये डी ब्लॉक एलिमेंट तत्व है। आपने देखा होगा आवर्त सारणी में जिंक 30 नंबर पे आता है और डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जिंक एक देखें तो संक्रमण तत्वों के अंतर्गत कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसका पूरा आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा खराब होता है और ये रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट होता है। जिंक के कैडमियम, मरकरी, ये तीन डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्योंकि इनका रिक्त डी कक्षा उपस्थित नहीं होने की वजह से ये संक्रमण की प्रक्रिया नहीं दर्शाते, कम दर्शाते। तो ये तो बात हुई इंटरनल, जो आपके उसमें 22 संस्कृत आपके फिलहाल लेटेस्ट में ओनली फॉर उसके मेटल के एलिमेंट के रिलेटिव बातों में क्या उपयोग है वो आपको डिस्कस करना है नॉर्मल से। तो देखिए जिंक, जिसको सामान्य भाषा में जस्ता बोलते हैं, संकेत Zn, प्राप्ति आयंस के रूप में Zn+2 आयंस के रूप में ये प्राप्त होते हैं पौधों में। देखिए पौधों में इसके क्या कार्य होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष फैक्टर के रूप में देखते हैं। तो पौधों में अप्रत्यक्ष रूप से पर्णरहित की संस्था में लोहा व मैग्नीज के साथ साथ जिंक भी क्या होता है, सहायक तत्व के रूप में कार्य करता है। मेन इंपॉर्टेंट पर्णरहित में आपके देखने को मिलता है, वो आपको कौन सा है देखते हैं। तो मेन एलिमेंट होता है मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। मेन आधारभूत घटक होता है मैग्नीशियम तत्व होता है क्लोरोफिल का, परंतु उसके अतिरिक्त सहायक तत्व के रूप में आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, ये भी सहायक तत्व देखने को मिलता है। डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से आप उसमें कई एलिमेंट देख सकते हैं। देखिए अगला बिंदु देखते हैं, पौधों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या विशेष भूमिका निभाने कार्य करता है। पौधों में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को क्या करता है, संपन्न करने में कार्य करता है। साथ साथ आप देखते हैं कोशिका की संरचना को सामान्य बनाए रखने में हेल्प भी करता है। कोशिका की संरचना मेंटेन करने में जिंक की विशेष भूमिका होती है। पादप की कोशिका की संरचना जैसी है वैसी बने रहे लंबे समय तक, किसी प्रकार कोई समस्यापूर्ण स्थिति नहीं आए, तो वैसे बने रखने में जिंक की भूमिका निभाता है। पौधों में पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है। पौधों में जड़ों द्वारा पानी अवशोषित होता है, परंतु जड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने में जिंक की भूमिका रहती है। जिंक पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया व नाइट्रोजन उपापचय क्रिया करने में सहायता करता है। जितने भी प्रकार की उपापचय क्रिया होती है, नाइट्रोजन से रिलेटेड तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसको एक्टिवेट करने में जिंक की भूमिका डायरेक्ट होती है। प्रोटीन, केराटिन आदि के संश्लेषण में जिंक का काम किया जाता है, तथा आरएनए के विघटन होने से, आरएनए को विकृत होने से बचाने में कौन भूमिका निभाता है, जिंक भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट देखें तो जिंक का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन पादप हार्मोन की सांद्रण में सहायक है। पौधों में ऑक्सीजन जो वृद्धि हार्मोन होता है उसको कंट्रोल करने का, उसकी मात्रा को नियंत्रित बनाए रखने में जिंक की विशेष भूमिका होती है। आगे देखते हैं एंजाइम सक्रियण तथा पादप वृद्धि के समय एल्डोज नामक का एक रसायन बनता है जो श्वसन क्रिया में काम आता है, उसके निर्माण में जिंक की भूमिका होती है। आगे देखते हैं अपन कि जिंक कार्बनिक एंड्राइड, एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण, पायरुविक अम्ल और कई प्रकार के ऐसे रसायन जनरेट होते हैं, उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिंक की विशेष भूमिका बताई गई है। आगे देखते हैं आप कि ई
आई ए के संश्लेषण में जिंक का रोल रहता है। आई ए क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, आपको कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। आई ए संश्लेषण में किस तत्व की भूमिका होती है, तो पहले तो उनके दिमाग में ये बात होनी चाहिए आई ए का मतलब क्या होता है, आई ए का मतलब क्या होता है, ये है सिर्फ क्या। तो आपको ये ध्यान रखना, ये पादपों में पाने वाला एक प्रकार का एंजाइम है या हार्मोन अपन कह सकते हैं। एंडोल एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, एंडोल एसिटिक अम्ल। आई ए का पूरा नाम होता है, कई बार आपको पूछते हैं पूरा नाम क्या हो जाएगा, एंडोल एसिटिक अम्ल। एक प्रकार का वर्ती हार्मोन है। तो ये आप दिमाग में रखना, छोटे मोटे तरफ से दे रखे हैं, उसको एक एक चीज को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि अलग अलग तत्वों की अलग अलग भूमिका होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों की वृद्धि को करते हैं, इफेक्टेड करने का कार्य करते हैं। तो ये था आपके जिंक के बारे में टॉपिक। अब जिंक की कमी से पौधों में क्या क्या लक्षण फील होते हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले एक बार पुनः इसको मैं दोहराना, फिर बाद में इस मैटर को हटा के फिर वापस अपने चैप्टर पे उस पर जाएंगे। जिंक की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए जिंक का संकेत Zn है। जिंक को सामान्य जस्ता भी कहते हैं और आयंस के रूप में पौधों को प्राप्त होते हैं। कार्य पौधों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणत की संरचना में काम आते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायक होते हैं और कोशिका संरचना को बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाते हैं। पौधों में पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जिंक का पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा नाइट्रोजन उपापचय क्रिया में भी सहायता करते हैं। प्रोटीन, केराटिन आदि के संश्लेषण में जिंक का विशेष योगदान होता है। आरएनए के विघटन को बसाने में जिंक कार्य करता है। जिंक का प्रमुख कार्य बताया जा रहा है, पौधों में ऑक्सिन पादपवर्ती हार्मोन को सांद्रण करने में भी सहायक होता है। उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। एंजाइम सक्रिय पादपवर्ती एंडोल के निर्माण में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिंक की भूमिका होती है। और एल्डोज एक प्रकार का श्वसन क्रिया में काम आने वाला एक प्रकार का रसायन है। जिंक कार्बनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहल हाइड्रोजनीकरण, पायरुविक कार्बोक्सिलेज और पेप्टाइड आदि प्रकार के एंजाइमों के अंग के रूप में जिंक का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, IA के संश्लेषण में भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। IA का पूरा नाम यहाँ पे क्या है, तो आप याद रखना इंडोल एसिटिक अम्ल, जो पादपों में क्या काम करता है। पादपों में आप देखते हैं, पादपों में कई प्रकार के प्रोसेस को कंट्रोल करने में IA की प्रोसेस में भूमिका रहती है। तो ये था अपने जिंक के बारे में बेसिक क्रम। अब अपन देख रहे हैं जिंक की कमी से पौधों में क्या लक्षण फील होते हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को हटा रहा हूँ, हो गया होगा। देखिए जिंक तत्व की कमी से पौधों में क्या क्या लक्षण फील होते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं जिंक तत्व की कमी से कई प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं इस तत्व की कमी से ये लक्षण देखने को पौधे में मिलते हैं। जिंक की कमी से पौधों की पूरी पत्तियां प्रभावित होती है। जिंक ऐसा तत्व है जिससे पूरा पौधा इफेक्टेड होता है, दिमाग बात रखना। बाकी तो अलग अलग तत्वों की कमी से अलग अलग पत्तियों पर इफेक्ट होता है। कोई ऊपरी पत्तियों को डिस्टर्ब करता है, कोई निचली पत्तियों को इफेक्टेड करता है, मगर जिंक पूरे पौधे की प्लांट की पत्तियों को इफेक्टेड करने का कार्य करता है। इसकी कमी से इस तत्व की कमी के लक्षण पुरानी और नई दोनों पत्तियों में आपको देखने को मिलते हैं, एक साथ लक्षण देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है पूरे पौधे में पत्तियां छोटी हो जाती हैं तथा पत्तियां कई बार क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, मुड़ भी जा सकती है। आप आगे से देखा जाए तो पूरे पूरे क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ी हुई ऐसा होने की संभावना भी रहती है। दिमाग में रखने की बात, पत्तियों का रंग कैसा हो जाएगा, धुंधला पीला, कई में कैसा होता है, नीला रंग होता था, नीला रंग धब्बे ऐसे तो इसमें कैसा हो जाएगा, पीला रंग हो जाता है। फलों का आकार छोटा तथा बीज उत्पादन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। फलों का आकार छोटा हो जाएगा और उत्पादन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। धान के फसल में खैरा रोग जिंक तत्व की कमी से होता है। कई बार आपको प्रश्न पूछा जाता है कि धान की फसल में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। कई बार आपके जेट के एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ है, तो आप ध्यान रखें ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप दिमाग में रखना कि
जिंक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, किसमें होता है, तो खेरा रोग होता है और धान की फसल में देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है, परंतु मेन मैटर आपके दिमाग में होना होने वाले हैं। नींबू फूल में लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं और तना क्या हो जाएगा, बौना। तना क्या रहेगा, बौना। तना छोटा रहता है और पौधा क्या हो जाएगा, एकदम छोटा और पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, पर जल्दी से क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड होने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार से अपन देखा आज आपने किसको स्टडी किया, जिंक को। अगला बिंदु अपने आपके क्या दे रखा है, तांबा या कॉपर, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पर डे 3-4 तत्व आपको पढ़ रहे हैं, एक एक तत्व को आप व्यवस्थित समझने का प्रयास करना। फिर बाद में मैंने बताया कि आपको लास्ट में जाकर मैं पूरे जितने भी तत्व है उनको शॉर्ट में अपन टेबल बना के अपन डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए इसको भी मैटर को आप स्क्रीन द्वारा सेव कर सकते हैं। आगे देखिए कॉपर, देखिए आगे अगला बिंदु आपके अगला एलिमेंट आ रहा है पोषक तत्वों के रूप में पादपों में, वो आ रहा है कॉपर या तांबा। क्या सामान्य भाषा में बोलते तांबा या कॉपर, जिसका संकेतक क्या हो जाएगा, Cu। क्या हो जाएगा, Cu, कॉपर का इसका संकेतक। ये भी आयन के रूप में मिलता है, कॉपर आयन के रूप में क्यूप्रिक या क्यूपर्स, दोनों में से किसी भी आयन के रूप में प्राप्त हो सकता है, या तो कॉपर या क्यूप्रिस। देखिए देखते हैं आप कि इसका प्रोसेस क्या होता है, उसको आप स्टडी करने जा रहे हैं कि पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में कॉपर विशेष भूमिका निभाता है। विटामिन ए से संबंधित आपके पॉइंट आए तो किसकी भूमिका रहती है, कॉपर की। और विटामिन बी से रिलेटेड आपको तत्व पूछा जाता है तो किसकी भूमिका रहेगी, विटामिन B12 के लिए कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट काम आता है, तो आप क्या आता है, कोबाल्ट। कौन सा, कोबाल्ट। और विटामिन ए के लिए कॉपर, ध्यान रखें। पौधों में वृद्धि विकास की क्रिया को उत्तेजित करने में कॉपर विशेष अपना योगदान देता है। IAA वृद्धि कारक हार्मोन के संश्लेषण में तथा फेरस के उपयोग में कॉपर सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। वापस IAA का नाम आपको बताएं, इंडोल एसिटिक अम्ल वृद्धि कारक हार्मोन है, उसके संश्लेषण में कॉपर की भी भूमिका रहती है। ये दोनों सेंटेंस दोनों एलिमेंट के लिए एक कॉमन है, तो वो आप याद रख सकते हैं, कई एलिमेंट्स का वो इफेक्ट नहीं है। क्लोरोफिल के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। पौधों में कवक रोगों को नियंत्रित करता है। श्वसन क्रिया को प्रभावित करने में भूमिका भी निभा सकता है, श्वसन क्रिया कम ज्यादा भी कर सकता है। ये टाइरोसिन, एस्पेरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्सीडाइज और मोनोफिनोल ऑक्सीडाइज आदि एंजाइमों को मुख्य अवयव होता है और यही एंजाइम पौधों के ऑक्सीकरण क्रियाओं को प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी के कार्य भी करते हैं। तो ये 4-5 आपके टर्म दे रखे हैं, इसको आप व्यवस्थित रूप से समझ के आप बता सकते हैं कि मतलब कॉपर की क्या क्या भूमिका होती है। तो इम्पोर्टेंट कार्य बताना कॉपर के लिए कि कॉपर पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है, विटामिन ए की वृद्धि में विशेष भूमिका निभाता है। दूसरी बात, पौधों में वृद्धि एवं विकास की क्रिया को उत्तेजित करता है। IAA वृद्धि कारक हार्मोन की संश्लेषण क्रियाओं में सहायक होता है तथा फेरस के उपयोग को पौधे आसानी से कर सके उसकी क्रिया को क्या करता है, आसान करने में सहायता प्रदान करता है। क्लोरोफिल निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से काम आता है। तो ये 2 सेंटेंस आप देख रहे हैं, तीसरा और चौथा ये पिछले एलिमेंट में भी था। तो कई ऐसे एलिमेंट कई कार्य आते जो सभी में आप मेंशन करोगे तो भी आपने चलता कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है। पौधों में रोग कारकों को नियंत्रित करता है, श्वसन क्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है। टायरोसिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्सीडाइज, फिनोल ऑक्सीडाइज आदि एंजाइमों का मुख्य अवयव होता है। यही एंजाइम ऑक्सीकरण क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। यही एंजाइम या वह एंजाइम क्या करते हैं, पौधों की ऑक्सीकरण क्रिया का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपने किसको स्टडी किया है, कॉपर के कार्य और जिंक के कमी एवं कार्य को स्टडी किया। अभी अगला अपन पढ़ने जा रहे हैं
कॉपर की कमियों से पौधों में क्या क्या लक्षण फील होते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, और फिर बाद में बोरॉन। आज अपन 3 एलिमेंट को ही डिस्कस करेंगे, फिर अगले जो एलिमेंट है वो अगले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए अब कॉपर की कमी से क्या क्या लक्षण फील होते हैं पौधों में उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आगे आप देख रहे हैं तांबे की कमी से पौधों में क्या लक्षण फील होते हैं उसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि कई प्रकार के अलग अलग तत्व होते हैं, उनकी कमी से अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसमें मुख्य 3-4 लक्षण दे रखे हैं, तांबे की वजह से भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो वो कहते हैं ये विशेष करके जितने भी प्रकार के विटामिन ए की बात आई, विटामिन ए की वृद्धि के में सहायक होते हैं। तो विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? नींबू या सिट्रिक अम्ल से। जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं, खट्टा फल उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वृद्धि को क्या करते हैं? एकत्र करने का कार्य करते हैं। देखिए नई पत्तियों के किनारे और नोक में क्लोरोसिस नाम का रोग हो जाता है और पत्तियां बदरंग दिखाई देती है। क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। मान लो कॉपर की कमी से क्लोरोसिस रोग हो जाता है, क्लोरोफिल नहीं बनता, उसमें हरा वर्णक नहीं पाया जाता, पत्ती क्या हो जाएगी? अलग अलग रंग की हो जाती है, अलग अलग टाइप में दिखाई देती है। नींबू कुल के पौधों में नई वृद्धि वाले भाग में डाइबैक हो जाता है। डाइबैक का मतलब जो वृद्धि होनी थी वो वृद्धि नहीं होगी, वापस रिकवर, वापस वैसे बैंडेज हो जाते हैं पौधे। नींबू कुल के फलों में लाल भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और उनका आकार अनियमित और फल को क्या करते हैं? विकृत कर देते हैं। कभी बार आपने देखा होगा नींबू पर लाल या भूरे रंग के कई प्रकार के ऐसे स्पॉट दिखाई देते हैं। वो स्पॉट किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि उसमें तांबे की कमी की वजह से ऐसे कई प्रकार के स्पॉट बनते हैं और उसके रंग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फलों के रस में अम्ल की मात्रा को कम कर देते हैं, अर्थात जितने आपके खट्टे फल होते हैं उनमें आपके सिट्रिक अम्ल या अलग अलग प्रकार के अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल कोई भी है, तो उनमें डायरेक्ट देखिए अम्लता की मात्रा कम हो जाएगी और जिससे आपके विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो विटामिन को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं कुल मिला के ये पौधों को क्या कहते हैं? अनियमित रूप से प्रभावित करते हैं कि हो सकता है उनकी पत्तियों को इफेक्ट करे, तने को इफेक्ट करे, कई प्रकार के फैक्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये क्या सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, तो इतने ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलता है, फिर भी इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता ही है। अब आगे तीसरा तत्व आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपके कौन सा? बोरॉन। बोरॉन के क्या गुणधर्म है, किस प्रकार की उनकी प्रॉपर्टी, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। बोरॉन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बोरॉन को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आगे आप देख रहे हैं अगला तत्व आपको कौन सा? बोरॉन। कौन सा? बोरॉन। बोरॉन का संकेत क्या? पी। और ये कौन से एलिमेंट का बताया जा रहा है? कौन से वर्ग का एलिमेंट है? तो आपके पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप देखते हैं इसके क्या कार्य हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तत्व की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कार्य होते हैं। ये भी सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं। पौधों में कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम अवशोषण की क्रिया क्या करता है? कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है। कैल्शियम अवशोषण को बढ़ा भी देता है, कम भी कर सकता है। तो कैल्शियम अवशोषण में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तथा पौधों में पोटेशियम कैल्शियम अनुपात को क्या करता है? नियंत्रित करने में विशेष भूमिका प्रदान करता है। पोटेशियम और कैल्शियम का अनुपात पौधों में क्या बना रहे? स्थिर बना रहे, उसको नियंत्रित करने में इसकी भूमिका रहती है। दिमाग बात रहेगी। आगे प्रोटीन संश्लेषण, पेक्टिन संश्लेषण या एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि के संश्लेषण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो बोरॉन तत्वों की विशेष भूमिका रहती है। कोशिका विभाजन तथा कैरेक्टर्स के विकास में इसकी भूमिका रहती है। कैरेक्टर्स क्या होता है? कोशिका का पार्ट जो आप देखते हैं एक पादप तकनीकी के अंतर्गत, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पादप सूक्ष्म खुद की वृद्धि अलग अलग पार्ट देखते हैं, उससे छोटे से पार्ट से एक लेकर से पूरा पौधा डेवलपमेंट करते हैं। तो उनकी वृद्धि के लिए क्या बताया गया है? आवश्यक बताया गया है। ये पुष्प, फल व बीज निर्माण, परागण की प्रक्रिया या जनन प्रक्रिया के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों के लिए क्या बताया गया? आवश्यक तत्व बताया गया। कौन? बोरॉन। पानी के अवशोषण तथा कोशिका में जल की मात्रा को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका होती है। तथा आप देखते हैं लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है और राइजोबियम की रिएक्टिविटी और उसको क्रियाशील बनाने करने के लिए बोरॉन तत्व आवश्यक बताया गया। राइजोबियम के लिए आवश्यक है, किसके लिए?
राइजोबियम जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काम में आता है। आप जानते हैं पिछले चैप्टर में आपको पढ़ रखा है। विभाजन ऊतक की ऊतकों की वृद्धि के लिए अनिवार्य बताए गए हैं। फलीदार पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करता है तथा इंस्टॉल संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक बताया गया। 7-8 जो आपके कार्य देते हैं इसके आधार पे आपको एग्जाम में 2 या 3 मेंशन करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना और मैटर को व्यवस्थित रूप से सफिशिएंट तैयार कर सकते हैं। अब अगला बिंदु अपन देखेंगे वो आपका आएगा बोरॉन की कमी से पौधों में क्या क्या लक्षण फील होते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को अपन रब कर रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं बोरॉन की तत्वों की कमी से पौधों में क्या लक्षण फील होते हैं, उसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। 4-5 लक्षण दे रखे। देखिए कलिका का रंग हरा तथा आधारी भाग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। जैसे कलिका की बात की जा रही है तो कलिका का मतलब कली जब बनती है ना आपके प्रारंभिक अवस्था में, जब आपने देखा भी होगा ये पूरे कवच के रूप में बंद होती है और तब इस रूप में आपके देखते हैं तो ये आधार का भाग जो होता है जो आगे रहने से जुड़ रखा होता है, शाखा से कनेक्टेड होता है, वहां से ये भाग क्या हो जाएगा आपके पीला हो जाता है। ये तो हो जाएगा आपके पीले रंग का। और इसका भाग पार्टिस नाम के रंग होगा वो हरा रंग का नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा हल्का हरे रंग में कम हो जाएगा, हल्का हरा रंग हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि पौधे में किसकी कमी है, बोरॉन की कमी है। गोभी के फूल के आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है तथा फल पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा गोभी का फूल होता है ना, गोभी का फूल तो इस पे देखते हैं इसका आकार तो क्या हो जाएगा एकदम छोटा आकार हो जाएगा और इस पे क्या दिखते हैं लाल लाल रंग के स्पॉट भी देखने को मिलते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों की वृद्धि क्या लगती रुक जाती है, क्यों? क्योंकि बोरॉन की कमी से राइजोबियम जीवाणु विकसित नहीं हो पाएगा और राइजोबियम जीवाणु नहीं होगा मतलब ग्रंथियां पॉसिबल नहीं है विकसित होना। और कई बार तने क्या होते हैं फट जाते हैं, कुछ पौधों में तने क्या होता है फटते हैं, तो तने फटने के कारण भी क्या है बोरॉन की कमी। जड़ों वाली फसलें जितनी भी फसलें होती है उसमें काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, क्या होते हैं काले काले रंग के स्पॉट बन जाते हैं। आलू पे आपने देखा भी होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बोरॉन तत्वों की कमी की वजह से अदरक है या हल्दी है उस पे काले काले रंग के स्पॉट बनते हैं। कारण क्या है, बोरॉन तत्वों की कमी। अधिक या कम दोनों अवस्था में अधिक मात्रा बोरॉन के होने पर या अधिक कमी होने पर दोनों अवस्था में पौधे की आवश्यकता मृत्यु भी हो सकती है। और यथास्थिति लास्ट देखते हैं तो पत्तियां लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगी मुड़ जाएगी, साथ साथ पत्तियां क्या हो जाएगी मुड़ जाएगी और फिर बाद में पौधा क्या हो जाएगा मर जाएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ लक्षणों को देखकर आप बता सकते हैं पौधों में इस तत्व की कमी से पौधा की मृत्यु हुई या इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये था आपके जनरल बेसिक 3 प्रकार के पोषक तत्वों को आपने स्टडी किया और इसके आगे जस्ट अपन पढ़ेंगे अगले पोषक तत्व, इनकी कमी और लक्षण क्या होते हैं और क्या कार्य होता है, उसको अपन विस्तार से स्टडी अगले वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से मैटर को एक चीज़ को जो बताई जा रही है व्यवस्थित समझे, घर बैठ के व्यवस्थित साथ साथ नोट्स बनाते रहे ताकि किसी भी प्रकार की कमी या पैसे रहे तो उसको आप डायरेक्ट बता के उसका सॉल्यूशन कर सकें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बने रखें। इंपॉर्टेंट बात ये कि जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको जरूर कंटिन्यू रूप से देखते रहें। और यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।